हेलो एवरीवन, वेलकम टू AB97 क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम NCERT क्लास कक्षा 10 जो साइंस है वो हम जिसका अध्याय नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये जो हमारी क्लास स्पेशल रहेगी एग्जाम बोर्ड और जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो CAT एग्ज़ाम दिया जा रहा है, इसके लिए ये हमारी क्लास है इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। एक बेहतरीन सेशन जो हमारा अध्याय रहेगा वो रहेगा रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो हमारा क्या आंसर आएगा? रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक में जो परिवर्तन होता है, क्या होता है? अभिकारक में जो परिवर्तन होता है उससे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कितने भाग होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं? तो हमारा आंसर आएगा जी, रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? कौन कौन से है 2 भाग? तो हमारा कहेंगे 2 भाग होते हैं। वो होता एक हमारा भाग होता है वो होता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। दूसरा भाग क्या होता है? उत्पाद। क्या होता है जी? उत्पाद, प्रोडक्ट। अभिकारक और उत्पाद। बात करें अभिकारक में किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक का क्या आएगा आंसर हमारा? अभिकारक जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? जिस अभिक्रिया में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। इस अभिकारक से जो रासायनिक अभिक्रिया में जो परिवर्तन हुआ है इस अभिकारक में, उससे जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो हमारे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो परिवर्तन होता है उससे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा? गुणों में परिवर्तन होगा। किसमें? गुणों में परिवर्तन होगा। और क्या होगा? गुणों में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन और विसर्जन, मतलब कि उसका उत्पन्न होना और ख़त्म होना। क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया के वो विशेषता हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया या फिजिकल भौतिक अभिक्रिया में क्या नहीं होगा? भौतिक अभिक्रिया में एक तो रंग में परिवर्तन नहीं होगा, एक क्या गैस का निकलना और खत्म होना, जो हाइड्रोजन गैस और जो गैसीय होती है वो क्या है? भौतिक परिवर्तन में नहीं होगा, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में ये होगा। रासायनिक अभिक्रिया के कितने 2 भाग होते? 2 भाग होते। एक हमने देखा अभिकारक, एक क्या देखा? अभिकारक। दूसरा हमने क्या देखा? उत्पाद। अभिकारक की हमने परिभाषा देखी, अभिकारक किसे कहते हैं? उत्पाद किसे? अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं? रासायनिक अभिक्रिया के भाग पूछे जाए तो क्या है? 2, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक को क्या लिखते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। उत्पाद को क्या लिखते हैं? राइट हैंड साइड। अगर संतुलित करते हैं हम, संतुलित वो आगे हम डिस्कशन करेंगे, परंतु यहाँ पूछा जाता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं। अगर बात करें हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात तो है, एक होता है प्रकार संयोजन, एक होता है वियोजन, एक होता है विस्थापन। क्या होता है जी? विस्थापन। एक होता है विस्थापन, एक क्या है फिर? एक होता है विस्थापन। दूसरा हमारा क्या? द्विव विस्थापन। क्या है जी? द्विव विस्थापन। एक क्या है? उपचयन। एक क्या होता है? अपचयन। क्या हमारे? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विव विस्थापन, उपचयन और अपचयन, ये हमारे क्या? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। बात करें 2 भाग, वो कौन कौन से? उत्पाद और अभिकारक, ये हमने देखे। यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो हमने डिस्कशन किए। बात करें अभी क्या है कि
कमरे के गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या है? अंगूर का तवा, तसला, कील आदि वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या? अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारे शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। तो इनमें क्या है, कोई किसी न किसी में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अगर रासायनिक परिवर्तन होगा, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो वही क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक परिवर्तन होता है तो उससे क्या हम कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया है वो किस में होगी? अभिक्रिया किस में होगी? अभिकारक में होगी। अभिकारक में परिवर्तन होता है हमेशा। इस अभिकारक से एक नया पदार्थ बनता है, उससे हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। प्रोडक्ट, उत्पाद को हम किस साइड से लिखें? राइट हैंड साइड। अभिकारक को हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन है जो ये यहाँ से क्लियर हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। कि अगर रासायनिक परिवर्तन होता है, अगर रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, जो पहले की जो वस्तु है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। तो क्या वस्तु की प्रकृति और कुछ न कुछ बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, या गुण में परिवर्तन, या गैस का निकलना या खत्म होना, ये अगर परिवर्तन होता है, अगर ये परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया, अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो होगी अभिकारक में। किस में होगी जी? अभिकारक में। अभिकारक में तो हम कहेंगे कि क्या है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा और अभिकारक से क्या पदार्थ बनेगा? वो बनेगा उत्पाद बनेगा। उत्पाद को हम क्या लिखेंगे? राइट हैंड साइड लिखेंगे, और अभिकारक को हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? जिसमें कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता और गुण में परिवर्तन नहीं होता। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है परंतु रंग और गुण में परिवर्तन नहीं होगा, वो होगी भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हमने डिस्कशन की है। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकलना, और क्या है, अवस्था, रंग, गैस का निकलना, ये अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते, अभिकारक और उत्पाद। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता तो हम कह सकते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है? कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो क्या आंसर है? हम एक क्या है, अगर मैग्नीशियम, अगर एग्जाम्पल की बात करें रासायनिक अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात करें तो वो एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाता है। जब Mg मैग्नीशियम प्लस O2, मैग्नीशियम O2 है ये, और इससे जो हमारा एक उत्पाद बनेगा वो बनेगा Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की, Mg प्लस O2, ठीक जी। और ये मध्य में तीर का निशान हमने लगाया है, और इससे जो उत्पाद बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। अब बात करें हम कि जो अभिकारक कौन सा है? अभिकारक है हमारा Mg प्लस अभिकारक, ठीक जी। और उत्पाद है ये हमारा। उत्पाद को हम क्या लिखेंगे? राइट हैंड साइड। अभिकारक को क्या लिखें? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक जी। Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब दहन किया जाता है तो एक प्रोडक्ट का निर्माण होता है, उत्पाद का निर्माण होता है, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या है परिभाषा? जिस अभिकारक में परिवर्तन होता है, जिससे एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, उससे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ये भी हमारी परिभाषा हो सकती है। और चमकदार श्वेत, जैसे क्या था? मैग्नीशियम था। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन का जब दहन किया जाता है तो एक चमकदार श्वेत लोह के साथ एक श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। कौन परिवर्तन होता है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, जो एक जब दहन किया जाता है इनका ऑक्सीजन के साथ तो एक अभिक्रिया करके एक अभिकारक में क्या है? अभिकारक में एक अभिक्रिया करके क्या बनाती है? मैग्नीशियम एक ऑक्साइड एक चूर्ण बनाती है। वो चूर्ण कैसा होता है? सफेद चूर्ण होता है। श्वेत चूर्ण में परिवर्तन बदल जाती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। और मैग्नीशियम वायु में उपस्थित
वायु में उपस्थित ऑक्सीजन था मैग्नीशियम के बीच, Mg मैग्नीशियम जो वायु में क्या ऑक्सीजन है इससे अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया हमने नोट किया कि अभिक्रिया हमेशा किस में होती है, क्या आंसर आएगा, अभिक्रिया हमेशा अभिकारक में होती है, अभिकारक में होती है। इस अभिकारक से किसका निर्माण होता है, क्या पदार्थ निकलता है, वो निकलता है वो उत्पाद। उत्पाद हमारा इसमें क्या होगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। उत्पाद क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिकारक क्या, Mg+O2। इनके बीच अभिक्रिया होने से एक उत्पाद का निर्माण हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारी क्या परिभाषा होगी, जब अभिकारक में परिवर्तन होता है जिससे एक नया पदार्थ का निर्माण होता है तो वो हमारी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात करें तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, हमने पहले भी डिस्कशन किया स्टार्टिंग में, अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था में उसकी अवस्था है पहले से कुछ न कुछ बदल जाएगी। रंग में परिवर्तन होगा, जैसे हमने Mg मैग्नीशियम+O2 जब इसको दहन किया जाता है ऑक्सीजन के साथ तो ये किस में बदल जाएगा, क्या आंसर आएगा हमारा, एक सफ़ेद चूर्ण। एक सफ़ेद चूर्ण होगा वो किस में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो क्या हुआ, हमारा रंग में परिवर्तन हुआ ना। पर फिर क्या, गैस का निकास और उत्सर्जन, गैस का निकलना और क्या है, उत्सर्जन। तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर, जैसे तापमान में भी उसमें परिवर्तन होता है। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया से हमें पता चलता है कि अगर ये चीज़ें हो रही है, इन अवस्थाओं में बदलाव हो रहा है तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया की हमने परिभाषा भी देख चुके हैं और हम रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग देख रहे था वो भी हम देख चुके हैं कि भाग कितने होते हैं, अभिकारक, अभिकारक और उत्पाद। प्रकार हमने देखा कि 6 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का क्या अर्थ होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, रासायनिक शब्द समीकरण किसे कहते हैं, ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक जो समीकरण है, समीकरण उसको संतुलित क्यों किया जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दूसरा आ गया कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं, शब्द समीकरण किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा अशुद्ध किसे कहते हैं, अशुद्ध समीकरण को क्या कहेंगे। फिर चौथा क्वेश्चन आएगा शुद्ध समीकरण किसे कहेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि इनको चरण विधि के द्वारा दर्शाए। ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं इस स्लाइड से। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करें, ऑक्सीजन हमने लिया, क्या लिया, ऑक्सीजन हमने लिया, प्लस क्या ले रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब उसमें क्या है दहन किया जाता है तो क्या बनता है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ और परिवर्तन किस में हुआ, अभिकारक में हुआ। इस अभिकार के परिवर्तन से क्या बना, एक उत्पाद बना। वाक्य के रूप में इसे किसका लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण है को अगर शब्द समीकरण में लिखा जाता है तो उसको कैसे लिखा जाए, अगर वाक्य के रूप में लिखा जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। कि वाक्य के रूप में लिखते हैं, वाक्य जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया, एक लंबा वाक्य के रूप में लिखा गया। अगर इसको संक्षिप्त छोटे रूप में लिखना है तो हम इसको सूत्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। सूत्र क्या है, मैग्नीशियम का सूत्र क्या आएगा, Mg, और ऑक्सीजन का जो सूत्र आएगा O2, तो इससे उत्पाद बनेगा Mg+O2। तो क्वेश्चन पूछा जाता है शब्द जो संक्षिप्त में क्यों लिखा जाता है रासायनिक समीकरण को, तो कहेंगे अगर वाक्य के रूप में लिखा जाता है, वाक्य के रूप में अगर लिखते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया को तो वो विवरण, उसका विवरण क्या उसको बताने में हमें लंबा हो जाता है एक वाक्य। उसको अगर हम छोटे से छोटे रूप में लिखना है तो उसको हम सूत्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, एग्जांपल लीजिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमने लिया। इस ऑक्सीजन से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब इनका दहन किया जाता है ऑक्सीजन के साथ तो एक निर्माण बनता है, उत्पाद बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बनना है तो हम इसको छोटे रूप में लिखना है तो Mg+O2 और क्या निर्माण आएगा, MgO। तो यहां से हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ।
फिर आता है मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें क्या हो, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन किसमें परिवर्तन होगा, हमेशा ध्यान रखना है, नोट कर लेना कि हमेशा जो रासायनिक परिवर्तन होगा वो हमेशा अभिकारक में होगा। रासायनिक परिवर्तन किस में होता है, अभिकारक में होता है, ना कि उत्पाद में। अभिकारक से जो नया पदार्थ बनेगा वो हमारा क्या आएगा, उत्पाद आएगा। जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है उससे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, उससे क्या कहते हैं, उत्पाद। दो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट बनेंगे, अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं। तो हमारा क्या आंसर आएगा जी, हमारा आंसर आएगा जिसमें जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिनसे अभिकारक, जिनमें मैग्नीशियम था जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उससे अभिकारक कहते हैं। एग्जाम्पल दीजिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या इसमें परिवर्तन होता है जिनसे एक पदार्थ निकलेगा, उत्पाद। तो उत्पाद किसे कहते हैं, जिस इस अभिक्रिया में जिससे रासायनिक परिवर्तन होता है, अभिकारक से एक नया पदार्थ बनता है, उससे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो क्या क्वेश्चन हमारे बने हैं यहाँ से, कौन कौन से क्वेश्चन बने, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन हमारा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहेंगे कि इसमें कैसे पता चलेगा तापमान में, अवस्था में, रंग में परिवर्तन हो। रासायनिक अभिक्रिया के भाग कितने हैं, कितने भाग हैं, दो, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं, 6 हमने देखा, संयोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन, उत्पाद और जो उत्पाद और अभिकारक, वह उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन। ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। फिर हमारा क्वेश्चन था कि रासायनिक समीकरण, जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक जो समीकरण है इसको संक्षिप्त या छोटे रूप में क्यों लिखा जाता है, ये भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है। उत्पाद और अभिकारक का भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या है कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहेगा इस स्लाइड से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शब्द रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त में क्यों लिखा जाता है, ये हमने देखा, क्योंकि अगर हम वाक्य के रूप में लिखते हैं, वाक्य के रूप में लिखते हैं, वाक्य के रूप में अगर लिखा जाए तो वाक्य क्या है, इसका विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम इनको सूत्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। सूत्र के द्वारा दर्शाए जाने से हम इसको छोटे रूप में लिखा जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल देना इंपॉर्टेंट है एग्जाम बोर्ड के लिए। फिर हमारा है शब्द समीकरण किसे कहते हैं, शब्द समीकरण किसे कहते हैं, तो शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस O2, O2 है, ये क्या है, अभिकारक, क्या लिखेंगे, लेफ्ट, लेफ्ट साइड्स। शब्द समीकरण अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान दर्शाया जाता है, तो नोट कीजिए। फिर Mg प्लस उत्पाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनके बीच में मध्य में क्या है, एक तीर का निशान है, क्या है, तीर का निशान। इनसे जो उत्पाद बना है वो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। तो हमारी परिभाषा क्या, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाया जाता है। जैसे तीर का निशान हुआ, तीर है वो तीर का निशान किसकी ओर इंगित करता है, किसको दर्शाता है, तो हम कहेंगे उत्पाद को। अभिकारकों के बीच प्लस, अभिकारकों के बीच क्या है, प्लस, क्या आएगा, प्लस आएगा लगाकर, जिन्हें LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसी प्रकार उत्पादों के बीच में प्लस का निशान लगा के क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस प्रकार, और राइट हैंड साइड लिखा जाएगा, ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। और इसी प्रकार तीर का सिरा किसकी ओर इंगित करेगा, उत्पाद की ओर, तीर का सिरा किसकी ओर कर रहा है, उत्पाद की ओर। तो क्या आएगा, शब्द समीकरण का अर्थ क्या है, अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह, अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह, और उन्हें बाईं ओर से LHS लिखा जाता है, और उत्पादों के बीच में तीर का निशान से उसे RHS लिखा जाता है। तो ये क्या हमारा शब्द समीकरण है। रासायनिक समीकरण लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट किस रहेगा कि रासायनिक समीकरण को लिखना क्यों जरूरी है।
क्या रासायनिक समीकरण को निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? जी हाँ। शब्दों की जगह रासायनिक समीकरण लिखना। पहले हमने देखा रासायनिक समीकरण क्यों इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वाक्य जब हम किसी अभिक्रिया को दर्शाएंगे तो वाक्य के रूप में दर्शाना क्या है, लंबा है, उसको संक्षिप्त में लिखना क्या है, आसान काम हो जाता है। फिर हमारा पिछला पॉइंट हमारा क्या था, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण उसकी डेफिनेशन हमने देखी। फिर रासायनिक समीकरण लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसमें ही हमारा एक क्वेश्चन था, सबद समीकरण किसे कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ था, रासायनिक समीकरण लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है। रासायनिक समीकरण के निरूपण को संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त, छोटे से छोटे तथा उपयोगी बनाया जाता है। क्या परिभाषा आएगी, ये रासायनिक समीकरण लिखना क्यों जरूरी है, क्या आंसर आएगा, रासायनिक समीकरण को निरूपण की इसकी संक्षिप्त विधि क्या है। तो हमारे शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त मतलब छोटा तथा उपयोगी बनाया जाता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण किसको दर्शाता है, तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। किसको, रासायनिक अभिक्रिया को। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का समीकरण करें और इसको शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है। शब्द समीकरण किस प्रकार, वाक्य के रूप में लिखा जाएगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होगा। और इसको हम शब्द समीकरण के द्वारा लिखते हैं। शब्द समीकरण की परिभाषा हमने देखी। जब किसी शब्द समीकरण का मतलब क्या था, शब्द समीकरण है वो परिभाषा थी कि अभिकारकों के उत्पाद में और उनके मध्य का तीर का एक निशान लगाया जाता है। अभिकारक को LHS, उत्पाद को RHS, और ये दर्शाया जाता है। और प्लस LHS की तरफ, RHS की तरफ भी प्लस होता है। तो इसको हम शब्द समीकरण के किस प्रकार लिखेंगे, जैसे Mg प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिकारक क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और उत्पाद क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीर के निशान बाईं ओर के दाईं के तत्वों के परमाणुओं की संख्या गिनती की उनकी तुलना करें। कि तीर के निशान बाईं और दाईं ओर, अगर हम तीर के निशान की बात करें, उनके तत्वों की बात करें, तो हम कहेंगे जी ये क्या है, हमारे जो इनके जो तत्व है ये क्या है, बराबर नहीं है। इनके जो द्रव्यमान है वो बराबर नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम प्लस O2 हमारा इस तरफ मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड है। तो हम कहेंगे कि ये अभिक्रिया क्या है, असंतुलित है। तो क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम कहता है कि न तो द्रव्यमान का विनाश होता, न उत्सर्जन होता। मतलब कहने का मतलब न तो उसका उसमें द्रव्यमान है, उसका जो बाहर है वो उत्पन्न होता, ना ही खत्म होता। ये द्रव्यमान का संरक्षण का नियम है। तो द्रव्यमान संरक्षण को रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित करने के लिए इसको लागू किया जाता है। तभी हम कहते हैं कि क्या ये एक असंतुलित अभिक्रिया, असंतुलित अभिक्रिया है, समीकरण अभिक्रिया, उससे क्या कहेंगे हम, कंकाली कहेंगे, कंकाली। क्योंकि क्या है भाई, वो एक असंतुलित है, अशुद्ध तो क्या कंकाल है। और इसमें क्या है, और अगर संतुलित कर देंगे वो क्या होगी, ईट एंड ट्रायल विधि। रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, तो हमने देखा रासायनिक समीकरण, पिछला हमारा पॉइंट था कि रासायनिक समीकरण लिखना, और अब क्या है कि रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। रासायनिक समीकरण का लिखना और रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, तो हमारा क्या आंसर आएगा, द्रव्यमान की संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण है उसका क्या कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता न ही विनाश। कह रहे न तो उसमें निर्माण होता, उत्पन्न होती, न ही वो खत्म होती। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये हमें बताता है। रासायनिक समीकरण का महत्व में ये हमारा क्वेश्चन आएगा कि रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, तो हम दर्शाएंगे रासायनिक समीकरण का महत्व। अगर हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लागू करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता न ही विनाश। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में
अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के तत्वों का जो उत्पाद है, जो उत्पाद यहाँ हमारा बनेगा आर एट साइड की तरफ से, उसके तत्वों की कुल जो तत्व है, तत्वों की कुल द्रव्यमानता अभिकारक के अभिकारक है, अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर अभिकारक में भी बराबर होगा और उत्पाद में भी बराबर होगा। ये हमें नोट करना है। तो ये हमारा क्या आंसर आया था, क्या परिभाषा हुई थी? रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है कि पहले तो संतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं कि हिट एंड ट्रायल विधि। शुद्ध करना होगा। अगर रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल तत्व के द्रव्यमान के बराबर होता है, द्रव्यमान का संरक्षण नियम कहता है। फिर है दूसरे शब्द में अगर बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान रहती है। कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें जो परमाणु संख्या है वो समान रहेगी, परमाणु संख्या वो समान रहेगी। और क्या है, और उससे उसका द्रव्यमान भी क्या है जो बराबर रहेगा, अभिकारक और उत्पाद के योग के बराबर। अगर हम बात करें कि अगर परमाणु संख्या समान रहती है तो इसलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। एक अभिक्रिया दी हुई है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र क्या है H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या की तुलना करें। अगर बात करें तीर के निशान से जिंक कितना 1 है, यहाँ उत्पाद में कितना 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है 2 है, सल्फर कितनी है 1 है और इधर भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितनी है 4, इधर भी कितनी है 4। ये क्या एक संतुलित अभिक्रिया है। ये लिखा है, ये हमें दर्शाना होगा कि तत्व जिंक कितने अभिकार की तरफ 1 और उत्पाद की तरफ भी 1 है, हाइड्रोजन भी कितने 2 है और सल्फर 1 दोनों तरफ है और ऑक्सीजन 4। तो क्या कहेंगे हम, ये तीर के निशान के दोनों संख्याओं की प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर अशुद्ध होती तो उससे क्या कहते कंकाली, अगर उससे अशुद्ध को शुद्ध करना हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास कीजिए। FeH2O, Fe3O4 प्लस H2, क्या ये अशुद्ध है? अशुद्ध है तो हमें इसको क्या करना है, ये क्या एक कंकाली समीकरण है, इसको हमें शुद्ध करना। तो पहला चरण क्या होगा, FeH2O Fe3O4 प्लस H2, इसको शुद्ध करना है। पहला चरण क्या होगा, जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र को चारों ओर बॉक्स बना दीजिए। इंपॉर्टेंट है, क्या करना है हमें, चारों ओर बॉक्स में हमें इसको लगाना है। चारों बॉक्स में लगा Fe और H2O, FeH2O और Fe3O, ऐसे हमें सजाना है। दूसरा चरण कह रहा है कि असंतुलित समीकरण में 1.5 में दर्शाया गया है कि उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या सूची बनाइए। पहला चरण हमें बॉक्स में डालना है इनको, दूसरा इनकी एक सूची बनानी है। पहले इसको बॉक्स में डालना है, फिर इसको सूची बनानी है। जैसे तत्व लिखा हमने क्या Fe है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में कितने 1 है, राइट हैंड साइड में तत्वों की संख्या जो परमाणु की संख्या कितनी है 3 है। और H2 हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन है, इस तरफ कितनी है परमाणु संख्या 1 है, इस तरफ कितनी है 4 है। तो हम बात करें सुविधा, तो अब हमारे दूसरा चरण क्या कह रहा है कि हमें तत्वों को उनकी सूची, परमाणु संख्या को उनकी एक सूची में दर्शाना है। तीसरा चरण क्या कह रहा है कि सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करें। सबसे अधिक परमाणु है, जिसके सबसे अधिक परमाणु है उसको पहले संतुलित कीजिए। अधिक संतुलित क्यों, जैसे इसमें कौन है ऑक्सीजन के सबसे परमाणु अधिक है 4, तो पहले हमें इसको संतुलित करना है। चाहे अभिकारक हो या उत्पाद हो, ये कह रहा है चाहे अभिकारक हो या उत्पाद हो,
उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए जिसमें अधिक है, जैसे Fe3O4। इसमें क्या ऑक्सीजन तत्व को हम चुनते हैं क्योंकि इसमें परमाणु संख्या ज़्यादा है। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु जबकि बाईं ओर के 1 है। तो प्रारंभ में क्या करेंगे, ऑक्सीजन के परमाणु लीजिए। अभिकारक में क्या है, H2O दर्शाना है। अभिकारक में प्रारंभ में क्या H2O है। बात करें उत्पाद में कितने, 4 4Fe3O4 ये है। अगर बात करें अब संतुलित करना है तो इसमें ऑक्सीजन कितने, 4 है। तो यहाँ हमें क्या करना है, 1 × 4। ऑक्सीजन कितना 1 है तो हमें इससे मल्टीप्लाई करनी है तो 4 आया। याद रखना है कि आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रियाशील में तत्व और यौगिक सूत्रों को बाहर नहीं बदल सकते। जो तत्व है इनके यौगिक सूत्रों को बाहर नहीं बदल सकते। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणक लगाकर 4H2 लिख सकते हैं, लेकिन H2O या H2O4 नहीं। क्या कह रहा है कि 4H2O लिख सकते हैं लेकिन H2O4 नहीं। संतुलित समीकरण अब क्या होगा, Fe4H2O 4H2O लिख सकते हैं, 4H2O नहीं, Fe3O4H2। ये आंशिक रूप से संतुलित है, अभी तक संतुलित नहीं हुई। फोर्थ चरण क्या कहेगा कि Fe और हाइड्रोजन अब संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन हमने संतुलित किया और ऑक्सीजन को हम संतुलित करते हैं तो इनको बाहर नहीं लिख सकते, जैसे H2 और H2O4 4H2O लिख सकते हैं। फिर एक बता रहा है चौथा चरण, पहले चरण में हमें क्या किया, बॉक्स में डाला, दूसरे में सूची बनाई, तीसरे में कह रहा है कि जो सबसे अधिक है उनको उठाइए। चौथा चरण क्या कह रहा है कि फोर्थ चरण कहेगा कि Fe तथा H अब संतुलित नहीं है। Fe और H परमाणु अभी संतुलित नहीं है, इनमें किसी भी एक तत्व को आगे चुनकर बढ़ते हैं तो आंशिक रूप से हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या को लेते हैं, जैसे कितने हैं, जो बात करें अभी हम इसमें बात करें Fe3O4H2O Fe3O4H2। तो क्या इधर कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं, 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में कितनी हो रही है, 4 हो रही है। इधर भी ऑक्सीजन अभी हमारी संतुलित, हाइड्रोजन कितने लेफ्ट साइड में 8, कितने 4H2। तो यहाँ हमें यही डालना है कि प्रारंभ में कितने हैं, 4H2 है, 4H2O है। तो कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। बात करें उत्पाद में कितने, 2H2O कितने हैं, उत्पाद में कितने हैं, देखो यहाँ H2O 2H2O उत्पाद में कितने, H2O 2, उत्पाद में कितने 2 है। तो कितनी संख्या उत्पाद में, जो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने, 2 है, कितने 2 है। और प्रारंभ में कितने हैं, 8 है। तो अभी इनको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए क्या करें, 8 इधर है तो इससे क्या करें, 2 जो H2 है, H2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4H2। तो इनको क्या है, अब समीकरण क्या आएगी, जैसे Fe था हमारा 4 + 4H2O, Fe + 4H2O और Fe3O4 4H2। क्या हाइड्रोजन कितने, 8 है और हाइड्रोजन भी 8 हो गए। ये भी आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है। पांचवा चरण क्या कहेगा, पहले चरण में हमने क्या नोट किया था कि इनको बॉक्स में दर्शाना है, सूची में दर्शाना है, दूसरी में, तीसरे में क्या है, हमें सबसे अधिक वाला लेना है। फिर क्या है, जो और संतुलित नहीं है तो उनमें उठाना है। फिर पांचवा हमारा जो बच्चा है वो बच्चा है आयरन, Fe। अब Fe है तीसरा तत्व हमें चुनना है, तो लोहा एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। प्रारंभ में कितने हैं, Fe के 1 है और इसमें कितने 3 थे। तो क्या करेंगे, 3 कम है तो 1 × 3 क्या हुआ, 3 Fe 4H2O Fe3O4 4H2O। क्या ये भी अभी संतुलित नहीं है अभी तक, क्यों नहीं है कि संतुलित की जांच के लिए हमें समीकरण में दोनों तत्वों की परमाणु की संख्या परिकलन करें। संतुलित तो हुई है परंतु अभी इनको
इनके परमाणु संख्या की गिनती करते हैं। Fe3 में कितने, 3 है, इधर भी 3 है। क्या Fe हमारा संतुलित है। और हाइड्रोजन कितने, 8 है, और हाइड्रोजन भी 8 है। ऑक्सीजन कितने, 4 है, ऑक्सीजन भी 4 है। क्या एक संतुलित है। संतुलित अभिक्रिया को शुद्ध करने के बाद इस विधि को क्या कहेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि कहेंगे, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या गुणा का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। फिर 7वां चरण है कि भौतिक अवस्था के संकेत लिखना। जो इनके फिजिकल मैटर में है वो इनको संकेत में दर्शाना है हमें। तो अभिकारक तथा उत्पादक भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होता है। जैसे इनके क्या गैस को हम क्या लिखें, जी, द्रव को क्या लिखें, लिक्विड, जलीय को एक्वा, और ठोस को सॉल्ट। ये हमें लिखना है। तो जैसे अब क्या है, हमारी जो अभिक्रिया थी वो थी Fe क्या होता है, ठोस होता है। जो H2O क्या है, गैस, H2 क्या है, और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। और Fe3O4 एक क्या उत्पाद बना, इसमें ठोस बना है, सॉलिड बना है, 4H2 गैस। हर रासायनिक समीकरण भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता। कुछ क्या इनको ताप, दाब और उत्प्रेरक आदि के तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। CO2 गैस, CO2 क्या एक गैस है, और H2 ये भी एक गैस है। अगर इनको 340 जो टेम्परेचर है उस पर किया जाता है तो किसका निर्माण होता है, CH3OH, मेथिल हाइड्रोक्साइड। एक क्या हमारी जो C6O2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 H2O, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल है, तो इसमें किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। C6H12O6 प्लस CO2 प्लस 6H2O, इसका निर्माण होता है। तो आज हमने क्या डिस्कशन किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने, रासायनिक अभिक्रिया के भाग कितने, ये हमने डिस्कशन किया। रासायनिक अभिक्रिया में किन किन में परिवर्तन होता है, भौतिक में क्या परिवर्तन होता है, ये हमने डिस्कशन किया। रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। उत्पाद किसे कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक है उसको समीकरण में कैसे लिखा जाता है, ये संतुलित किसे कहते हैं अभिक्रिया को, संतुलित अभिक्रिया क्या होती है, और असंतुलित का नाम क्या है, ये हमने डिस्कशन किया। फिर क्या है, शब्द समीकरण किसे कहते हैं, शब्द समीकरण, और रासायनिक समीकरण का महत्व क्यों है, रासायनिक समीकरण का महत्व क्यों है, ये अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ से हमारी क्वेश्चन है एक भी गलत नहीं होगा। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम अध्ययन कर चुके हैं। रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु नहीं बदलता। इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी यहाँ से क्या रहेगी जी, कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्या आ सकता है कि जब कोई रासायनिक क्रिया हो रही है, एक अभिकारक में जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, अभिकारक में एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें क्या परमाणु तत्व एक परमाणु दूसरे परमाणु तत्व में बदलता है क्या। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा जी परमाणु में नहीं बदलता। कहने का जो मतलब है, कहने का जो अभिप्राय है ये है कि जो द्रव्यमान संरक्षण जो नियम है वो हम लागू करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण एक नियम कहता है कि जब कोई रासायनिक क्रिया अभिक्रिया हो रही है तो उसमें न तो परमाणु की जो संख्या है उसमें कोई बदलाव होता, न ही उसके द्रव्यमान में। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था कि परमाणु संख्या के अभिकारक और उत्पाद के दोनों में बराबर होती है जितनी पहले थी। द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहता है न तो उसमें
कोई तत्व उसके द्रव्यमान में जो वृद्धि होती, ना ही कोई कमी होती। ये हमने पहले कर चुके हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और नए बाहर से मिश्रण में आता। कि कोई जैसे Mg मैग्नीशियम प्लस O2, ये एक अभिकारक है। अभिकारक में परिवर्तन होता है। हमें देख क्लास में अध्ययन कर चुके हैं कि अभिकारक में परिवर्तन होगा। इस अभिकारक में जो परिवर्तन होगा वो एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। इस अभिकारक में परिवर्तन होने के बाद जो उत्पाद बनेगा, एक नया पदार्थ निकलेगा, वो होगा हमारा उत्पाद। उससे क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पाद बनता है। और इसमें अगर हम बात करें कि रासायनिक क्रिया हो रही है, इसमें एक तत्व मैग्नीशियम है तो दूसरा भी मैग्नीशियम है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ उसके परमाणु संख्या और उसके द्रव्यमान में। O2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हमारी यहाँ है, तो अगर हम संतुलित करेंगे तो MgO2 ये हमारी अभिक्रिया में ये क्या संतुलित हो जाएगी। तो इसमें यही बात कही जा रही कि एक परमाणु दूसरे परमाणु में नहीं बदलता, न ही कोई परमाणु मिश्रण बाहर से आता, न ही आता और न ही बाहर जाता। ये हमें इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ से रखनी है, याद रखनी है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया के परमाणु के आपसी आबंध के टूटने व जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। किसके? रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, जब एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है अभिकारक में, तो उसके आपसी आबंध जो बॉन्ड है, आपसी जो आबंध है, उनके टूटने व जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। और उस नए पदार्थ को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम उत्पाद। अगर हम संतुलित करेंगे तो इसको किस नाम से? राइट हैंड साइड हम लिखेंगे और अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। अभिकारक किसे कहते हैं? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, वो होगा अभिकारक में, उससे अभिकारक। उत्पाद किसे कहेंगे? जब कोई आबंध टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है, उससे हम उत्पाद कहेंगे। तो यहाँ से हमारे ये पॉइंट है वो क्लियर। अब बात आती है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इंपॉर्टेंट हमारी लाइंस। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम डिस्कशन करें तो कितने हैं? 6 प्रकार। भाग कितने होते हैं? 2। कौन से? अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, ये हमारा यहाँ से पॉइंट। अब बात करें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है, एक हमारा पहला जो प्रकार होगा वो होगा संयोजन। दूसरा है हमारा वियोजन। नंबर 3 हमारा है विस्थापन। क्या है जी? विस्थापन। नंबर 4 है द्विविस्थापन। नंबर 5 है उपचयन। उपचयन। नंबर 6 है अपचयन। ये हम आज डिस्कशन करेंगे कि संयोजन क्या परिभाषा होती है, विस्थापन की क्या परिभाषा होती है, द्विविस्थापन की क्या होती है। बात करें संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया की अगर हम परिभाषा देखें कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन या योगात्मक, इसका नाम और भी आता है, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या लाइन हमारी बनी है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक निर्माण करते हैं उत्पाद का, उससे क्या कहेंगे? संयोजन या वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसमें अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं संयोजन अभिक्रिया का, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल लिया हमने।
कैल्शियम ऑक्साइड को कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन सकता है एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए कि बिना बुझा हुआ चूने का जो रासायनिक सूत्र क्या है, तो हमारा आंसर आएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूने का पूछा जाता है CaOH2, ये क्या हमारा बुझा हुआ चूना। बात करें इनके जो अभिकारक है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, अगर इन अभिकारकों से क्या ये दो अभिकारक से एक उत्पाद का निर्माण होता है हमारा किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। एक उत्पाद बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। तो दो अभिकारक में से दो अभिकारकों में मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन जो H2O जल है, इन्होंने मिलकर एक उत्पाद बनाया है बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है। ये हमारा पॉइंट क्लियर होगा। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। हमें एक अभिक्रिया दी जाएगी और इसमें पूछा जाता है कि कौन सी अभिक्रिया। तो अगर हमने पढ़ा है तो हम आंसर है आराम से कर सकते कि संयोजन अभिक्रिया है। तो इसमें देखो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना और जल के साथ H2O के साथ तेजी से अभिक्रिया करके एक बुझे हुए चूने का निर्माण करता है और ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। तो ये क्या हमारी संयोजन अभिक्रिया है। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझा हुआ चूने के विलयन का उपयोग, जो बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना क्या है, CaOH2। ये क्या है हमारा बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनेगा यहाँ से एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए कि दीवारों को स्फेदित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बुझा हुआ चूने का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 के संपर्क में आता है तो वो कैसी अभिक्रिया करता है, एक धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाता है। किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट। पिछली परीक्षा HSSC में पूछा गया था कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण की बात करें CaOH2 क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वायु के संपर्क में CO2 के संपर्क में आता है तो किसका निर्माण होता है, कैल्शियम किसका निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो क्या क्वेश्चन आया था, CaOH2 प्लस डैश एक CO3 का निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो CO2। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करने पर जो एक उत्पाद बनेगा वो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो क्या क्वेश्चन था कि बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों को स्फेदित करने के लिए किया जाता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में आता है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे थे। हमने देखा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन। तो क्या था, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, संयोजन या योगात्मक। एग्जाम्पल लीजिए Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, तो हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण लीजिए, जैसे कोयले का दहन कार्बन प्लस O2 तो किसका निर्माण होगा, CO2। तो क्वेश्चन पूछा जाता है CO2 का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर जब इसका दहन होता है तो CO2 का निर्माण होता है। CO2 हमारा क्या बना, उत्पाद बना, और ये क्या है, हमारा अभिकारक। दो अभिकारक, क्या अभिकारक, दो अभिकारक मिलकर एक किसका निर्माण करें, एक उत्पाद का निर्माण करें, और ये उत्पाद क्या बना, ये बना CO2। तो क्या परिभाषा थी संयोजन अभिक्रिया की, दो अभिकारक मिलकर क्या एकल उत्पाद का निर्माण करें, तो हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो हमारा यहाँ से पॉइंट ये है, हमारा संयोजन अभिक्रिया है वो हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। आगे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है कि जैसे H2O का निर्माण, जल का निर्माण कैसे होता है। CO2 का निर्माण हमने देखा, CO2 का निर्माण कैसे हुआ, C+O2, कार्बन प्लस O2 से क्या बनी, हमारी CO2 बनी। अब कह रहे हैं कि H2O का निर्माण कैसे होता है, जो जल है इसका निर्माण कैसे होता है। तो H2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 से क्या किसका निर्माण होगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन से किसका निर्माण होगा, H2O का निर्माण होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल का निर्माण कैसे होता है, तो हमारा क्या आंसर आएगा जी, हमारा आंसर आएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या किसका निर्माण हुआ, H2O का निर्माण हुआ। CO2 का निर्माण कैसे होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। सरल शब्दों में हम कैसे कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया की जो परिभाषा आएगी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ये हमारा एक पदार्थ हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके जुड़कर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन या क्या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 से कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण। ये तीनों हमारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से आपको एक एग्जाम बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको एक एग्जाम्पल जरूर देना है संयोजन अभिक्रिया के साथ। अब बात नेक्स्ट हमारा है कि जब संयोजन अभिक्रिया, जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसमें कौन सी अभिक्रिया उत्पन्न होती है, वो कहेंगे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होगी। कि जिन अभिकारकों में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिन अभिक्रियाओं में निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, जब संयोजन अभिक्रिया हो रही है तो उसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऊष्माक्षेपी हो रही है, क्योंकि उनमें ऊष्मा है वो बाहर निकल रही है। जैसे उदाहरण है ऊष्माक्षेपी के, अगर बात करें एग्जाम्पल कौन कौन सी है, तो प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस कौन सी है, CHO4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन। अगर इनका हम अभिकारकों में जो परिवर्तन होगा तो इनसे एक उत्पाद बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा है वो बाहर आती है। तो ये कैसी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन भी एक कैसी अभिक्रिया है, तो हम कहेंगे श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। हम जानते हैं जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन से प्राप्त पाचन क्रिया से में जो खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या, चावल, आलू था, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, और इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से जो चावल है, आलू है, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये भी एक श्वसन है। जैसे
H12O6, एक ग्लूकोज प्लस क्या है 6O2 से जब अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया होगी तो किसका निर्माण C6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा जो बाहर निकल रही है, इस ऊर्जा को हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। साग और सब्जियां हैं वनस्पति दरों के द्वारा विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। संयोजन का दूसरा नाम क्या है? संयोजन का दूसरा नाम है योगात्मक। क्या नाम है जी? योगात्मक। और जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपघटन या वियोजन। तो इसमें हमारा क्या परिभाषा रहेगी? वो रहेगी कि जब दो अभिकारक नहीं, जब एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में उत्पाद प्रदान करता है। जब एकल अभिकारक है टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में है, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो प्रदान करता है, उससे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है तो वो होगी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फेरिक क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन है सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध का भी आप सूंघ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं फेरिक सल्फेट या फेरस सल्फेट जो आयरन है और उसका सल्फेट के साथ दहन होता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? जो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, इनका निर्माण होता है। तो क्या एकल अभिकारक से दो या दो अधिक उत्पादों में टूटना वो क्या है? वियोजन या अपघटन का उदाहरण है। तो इसमें क्या हुआ कि गर्म करने के बाद जो फेरस सल्फेट FeSO4 है, ये किन उत्पादों में टूटता है? कि FeSO4 फेरस सल्फेट को जब 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है, कितना? 7H2O, और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित या अपघटन हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 और SO3 क्या है? एक गैस है। ऊष्मा देने पर क्या है? इसमें क्या है? संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही है तो ऊष्माक्षेपी थी। इसमें ऊष्मा अंदर देने के कारण क्या है? ऊष्मा अवशोषी होगी। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मा देने पर एक अभिक्रिया हो रहा है जो नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड था कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना। पहले हमने देखा जो संयोजन अभिक्रिया थी उसमें संयोजन अभिक्रिया में किसका निर्माण हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैसे? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 के साथ CO3 का निर्माण। अब कह रहा है कि बुझा हुआ चूने का निर्माण कैसे होगा?
बुझा हुआ चूने का जो निर्माण होगा बिना बुझा चूने का निर्माण होगा CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2 का निर्माण हो रहा है। और CaCO3 का निर्माण कैसे हुआ? CaOH2 प्लस CO2 से अभिक्रिया करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का। और बिना बुझा हुआ चूने का निर्माण हो रहा है, वो हो रहा है CaCO3 से। कैल्शियम कार्बोनेट में जब उष्मा देंगे तो किसका निर्माण होगा? वो होगा बिना बुझे हुए चूने का। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी है कि जो लेड नाइट्रेट है 2PbNO3 लेड नाइट्रेट को जब एक उष्मा देने पर, उसको टेम्परेचर उष्मा देने पर किसका निर्माण होता है? दो या से अधिक उत्पादों का निर्माण हो रहा है। लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। क्वेश्चन आएगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ये कैसी अभिक्रिया है? तो हम कहेंगे जी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है। कैसे निर्माण हुआ? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का लेड नाइट्रेट से किन में टूटना? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूटना, ये कैसी अपघटन अभिक्रिया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जब सूर्य का जो प्रकाश है उसमें श्वेत रंग का सिल्वर, जब सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड 2AgCl सिल्वर क्लोराइड का दूसरा रंग हो जाता है। सूर्य का प्रकाश है और क्या है? सोडियम और जो सिल्वर क्लोराइड है, तो इसमें क्या होगा? 2Ag सिल्वर प्लस क्लोराइड, इसमें उत्पाद में ये टूट जाता है। क्या दो एकल अभिकारक से दो उत्पादों में टूटना, ये भी एक क्या वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। इसी तरह क्या जो सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य का प्रकाश से किस में टूटेगा? 2Ag प्लस Br2, ये भी एक क्या वियोजन अभिक्रिया है। ऊपर दी अभिक्रिया का उपयोग किस में प्रयोग किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार के कारण ये वियोजन अभिक्रिया होती है? तो वियोजन अभिक्रिया है जिसमें दो एकल अभिकारक से दो उत्पादों में टूटना, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटना क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए जो किसका आवश्यकता होती है? उष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहेंगे? उष्मा शोषी कहेंगे। ऊर्जा अवशोषित, ऊर्जा उसमें अंदर देनी पड़ती है तो क्या? उष्मा शोषी। अगर बाहर निकलती है ऊर्जा तो क्या? उष्मा सेपी। सेपी किस में आएगी? संयोजन में। और जो उष्मा शोषी है वो वियोजन में। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा देखें। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है तो वो क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे हम बात करें एक एग्जाम्पल के साथ, हम इसको करते हैं बात। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया में कि लोहा है Fe प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट अमोनिया Fe
और कॉपर सल्फेट हमने लिया, तो अगर इससे जो हमारी अभिकारक में जो विस्थापित होगा, अभिकारक से जो एक उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, किसका विस्थापित होगा, तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा FeSO4 प्लस Cu। कॉपर है वो हमारा विस्थापित हो गया। कम इस सक्रियता श्रेणी में कम जो क्रियाशील है वो इनमें से इस अभिक्रिया में वो कॉपर है। कॉपर हमारा क्या विस्थापित होकर बाहर हुआ है और FeCuSO4 से एक उत्पाद जो हमारा बना है वो बना है FeSO4 प्लस Cu। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया। तो अभिक्रिया है, इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें अभिकारक से जो उत्पाद हमारा बना है वो बना है फ्यूरिक सल्फेट या आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया। किसने, लोहा है जो आयरन है उसने कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया और हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कुछ और एग्जाम्पल है वो हम करते हैं कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से जो उत्पाद जो बना है वो क्या बना है, जिंक प्लस सल्फेट। वो कौन सी गैस बाहर आई है, जो विस्थापित हुआ है तत्व वो है कॉपर, गैस नहीं कहेंगे, कॉपर जो धातु है वो बाहर आई है। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से जो उत्पाद जो बना है जिंक प्लस सल्फेट प्लस कॉपर। एक और अभिक्रिया लेते हैं पीवी, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। जो इससे उत्पाद जो हमारा बनेगा PbCl2 और कॉपर हमारी बाहर आई है। जिंक था लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, जिंक है लेड था कॉपर की अपेक्षा क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है। और कॉपर को उसको यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, यौगिक से जो विस्थापित कर देते हैं, कॉपर को विस्थापित किया है जिसमें कम अधिक अभिक्रियाशील तत्व है या यौगिक कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापित अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल हमने लिया। अब हमारा पॉइंट है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्वितीय विस्थापन में हम देखेंगे जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, किसका, आयनों का, किसका जी, आयनों का आदान प्रदान होता है, उससे हम क्या कहेंगे, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ करते हैं हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड, ये हमारा क्या है, अभिकारक है। सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड, इससे जो हमारा उत्पाद बना है वो बना BaSO4, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, क्या, NaSO4 Ba जो क्या बना, सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या बना, AD सोडियम क्लोराइड, और Bc क्या बना है, बेरिलियम सल्फेट। तो इसमें हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड और बेरिलियम सल्फेट हमारा ये बना है। तो इसमें किनका आदान प्रदान हुआ है, आयनों का आदान प्रदान हुआ। कैसे आयनों का हुआ, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड के जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है 281 है, एक हमारा जो इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन को प्रदान करेगा। क्लोरीन के पास माइनस है क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 है। क्या, सोडियम क्लोराइड ने किया गया, आयनों का आदान प्रदान किया। फिर बेरिलियम क्लोराइड और VSO4, तो सोडियम क्लोराइड तो हो चुका है हमारा, अब हुआ है बेरिलियम सल्फेट BaSO4, इन्होंने आपस में आयनों का आदान प्रदान किया। ऐसे क्यों होता है, Ba जो है, जो बेरिलियम है उस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 2+ है, इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका था, और
ऑक्सीजन कितने हैं, 2 6 तो 2 माइनस, और जो सल्फर है 16, सल्फर का है 2 8 6, तो इसके पास भी 2, इसको ग्रहण करने की जरूरत है, तो ये इन्होंने इनके साथ आयनों का आदान प्रदान किया है। ये एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। विस्थापन क्या था, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर दे, वो हमारी क्रिया थी विस्थापन। वियोजन क्या थी, जिसमें दो एकल अभिकारक से 2 या 2 अधिक उत्पादों का बनना, ये क्या थी हमारी वियोजन। संयोजन क्या थी, 2 या 2 अधिक अभिकारक से एकल उत्पाद का निर्माण किया था, ये हमारा संयोजन अभिक्रिया थी। उपचयन और अपचयन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। उपचयन और अपचयन क्या है। उपचयन, अगर बात करें उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होना, ऑक्सीजन की वृद्धि होना और हाइड्रोजन की कमी होना, वो क्या होगा हमारा उपचयन। अपचयन क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, वो होगा अपचयन। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होगी, वो होगी रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं हम कहेंगे, क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। कॉपर चूर्ण की सतह पर एक हमने क्या लिया, अभिक्रिया करते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि हमने लिया कॉपर Cu प्लस O2, इससे जो निर्माण होगा कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होगा। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया है। 2Cu प्लस O2 तापन, और क्या बना, Cu कॉपर ऑक्साइड बना। तो इसमें देखते हैं कि इस पदार्थ में जो कॉपर ऑक्साइड पर कौन से भूरे रंग से कौन सी परत चढ़ जाती, काले रंग की परत चढ़ जाती है। ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है, काला पदार्थ क्यों बना, क्योंकि इसके साथ दहन करने के बाद O2 के संपर्क में आने के बाद भूरा रंग है कॉपर, वो काला हो जाता है। तो इसमें किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ये हम देखते हैं। यदि इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। अभी हमने देखा कि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन के संपर्क में आने के साथ भूरे रंग से काला हो जाता है, और इसमें अगर हाइड्रोजन गैस हम डालते हैं, कॉपर ऑक्साइड में अगर हाइड्रोजन गैस डालते हैं तो ये किस में हो जाता है, ये फिर वापिस भूरे रंग का हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है, कॉपर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में क्या देखते हैं, इस अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वो होता है उसका उपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उसमें क्या हुआ, उपचयन। जैसे ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो वो क्या, उसका अपचयन हुआ है। अपचयन हुआ है तो ऑक्सीजन में तो वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन में कमी, तो वो क्या, उपचयन। और जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का कमी होना, वो क्या होगी, अपचयन होगा। इस अभिक्रिया में देखते हैं कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, क्या है, CuO प्लस H2, क्या बना, CuH2O बना। कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, क्या, Cu ऑक्सीजन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी हो रही है तो हम क्या कहेंगे जी, अपचयन कहेंगे। कमी होना, अपचयन होना। परंतु कमी हो रही है ऑक्सीजन की तो वहां क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, क्या हुआ, H2 प्लस हो रहा है। H2O प्लस हो रहा है तो वो क्या है, उपचयन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अगर इसमें बात करें हम, क्या है, क्या है, अपचयन हो रहा है वो कॉपर ऑक्साइड का, और उपचयन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। जिंक
ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस ऑक्साइड प्लस कार्बन। जिंक प्लस ऑक्साइड प्लस कार्बन से क्या बना? जिंक और क्या बना हमारा? कार्बन ऑक्साइड, CO2 कहेंगे। नेक्स्ट है मैग्नीशियम प्लस O2 प्लस 4HCl हाइड्रोक्लोरिक। मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक से जो निर्माण होगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2। कार्बन उपचित होकर क्या बना? CO बना। और जिंक ऑक्साइड अपचित होकर क्या बना? जिंक बना। क्या हुआ इसमें? किसका अपचयन हुआ? जिंक का तो अपचयन हुआ है। जिंक का अपचयन क्योंकि ऑक्सीजन में कमी हुई है, परंतु कार्बन में क्या है? ऑक्सीजन की जुड़ना है। तो क्या कार्बन से क्या बना है? CO बना है। हाइड्रोक्लोरिक में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक में Cl2 में उपचयित हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक में क्या है? HCl में क्या है? उपचयित हुआ है, क्योंकि Cl2 और Cl2 उपचयित हुआ है और H2 में भी हमारा ऑक्सीजन भी। परंतु MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हुआ है? अपचयित हुआ है। Mn से मैग्नीशियम और Cl2 में कमी आई है, तो क्या हुआ? अपचयित। क्वेश्चन पूछा जाता है इस अभिक्रिया में अपचयित कौन हुआ है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। उपचयित जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी है वो हाइड्रोक्लोरिक और क्लोरीन में। ऊपर के उदाहरणों पर हम कह सकते हैं यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थों का उपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो। पदार्थों का अपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन में वृद्धि हो। ये कौन सी अभिक्रिया होगी? रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। संक्षारण किसे कहते हैं? हमारा क्वेश्चन आएगा, संक्षारण किसे कहते हैं? इस संक्षारण इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। जो संक्षारण है उससे क्या कहेंगे? लोहे पर जंग लगना, जिससे अन्य धातु में ऐसा भी परिवर्तन हो। जैसे चांदी पर तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया होगा, कैसी होगी? काली होगी। जब कोई धातु अपने आसपास अम्लता, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है, मतलब उस पर जो जंग लग जाता है वो संक्षारण हो जाती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत। चांदी के ऊपर कैसी होगी? काली, और कॉपर है भूरी से भी काली हो जाती है, और तांबे की भी क्या है? हरी परत हो जाती है। ये क्या है? संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज और धातु विशेषकर लोहे से बनी हुई वस्तुओं की बहुत हानि होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा लगता है, इसलिए हम इस पर क्या है? यस्त लेपन, इनको जो जंग लगने से बचाने के लिए विधि लाते हैं। विकृत गंधिता क्या होती है? वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद और गंध बदल जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? विकृत गंधिता कहेंगे। उपचयन होने पर तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, उपचयित होने पर, और स्वाद और गंध में बदल जाते हैं। उपचयित होने पर तेल और वसा क्या विकृत गंधी हो जाते हैं, उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। तेलीय और वसा युक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। वसा युक्त एवं तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखा जाता है और उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। उपचयित होने पर तेल व वसा युक्त विकृत गंधी हो जाते हैं, उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। तेलीय और वसा युक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।
और द्विव विस्थापन का एक उदाहरण देना है, वो हमने डिस्कशन किया। और उपचयित अवचयित पदार्थों की पहचान कीजिए, किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। बात करें कॉपर ऑक्साइड का, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयित हो रही है। इसमें क्या है, अन्य नाइट्रोजन क्या है, Na2 नाइट्रोजन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, और ऑक्सीजन इसमें ह्रास हो रहा है। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कशन करते हैं। क्या करते हैं कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद और प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है क्योंकि समीकरण में अभिकारक उत्पाद दोनों की और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो, इसलिए संतुलित करना आवश्यक है। संतुलित करने के लिए हम कौन सा नियम लागू करते हैं, तो कहेंगे जी द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू करते हैं। दो या दो अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उससे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, या विखंडन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया किसे कहेंगे, जिसमें एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो अधिक पदार्थ बनाते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मीय के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की, दो प्रकार की है। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व उसकी यौगिक में विस्थापित कर देता है उसे क्या कहेंगे हम, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो क्या आंसर आएगा जी, कहेंगे जी एक तत्व दूसरे तत्व यौगिक को विस्थापित कर देता है वो विस्थापन अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। जिस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहते हैं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक से क्या, एकल अभिकारक से दो या दो अधिक पदार्थों में बनना क्या है, हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट कि द्विव विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं जी, द्विव विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो या दो अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो अलग परमाणु मिलकर एक आयनों का आदान प्रदान करते हैं, उससे हम द्विव विस्थापन करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड प्लस बेरिलियम सल्फेट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी, क्या पॉइंट रहेगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया में विलेय लवण प्राप्त होते हैं। कौन से अवक्षेपण अभिक्रिया में कौन से लवण प्राप्त होते हैं, तो विलेय लवण, अविलेय लवण प्राप्त होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, विलेय पदार्थ हम कहेंगे। क्या कहेंगे जी, विलेय पदार्थ हम कहेंगे। उपचयन और अपचयन क्या होता है, उपचयन जिसमें ऑक्सीजन, उपचयन कहेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का माइनस, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का माइनस, वो होगा उपचयन। उपचयन और अपचयन किसे कहेंगे, अपचयन जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन माइनस होना और हाइड्रोजन प्लस होना, उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन होने पर कौन सी अभिक्रिया, इसका नाम क्या होगा, रेडॉक्स या रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग या ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण या उपचयन कब कहलाता है, जब ऑक्सीजन का तो योग होता है और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन या इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो आज जो हमारा जो पहला जो लेसन था वो था रासायनिक अभिक्रिया, वो हमने ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा अम्ल और क्षारक, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम एग्जाम बोर्ड के लिए साथ साथ में कंपटीशन एग्जाम के लिए भी क्लास हमारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर हम एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं तो इससे हमारे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इसलिए जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो साथी हमारे लगातार से वीडियो देख रहे हैं वो लाइक कमेंट में जरूर करें। और आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।